नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस खास बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में हुई उस बड़ी धांधली का ग्राउंड जीरो से आज पर्दाफाश करने वाले हैं। आप देखेंगे कि एक कार्यदायी संस्था जिसे विकास कार्यों को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है, उसने कैसे पूरे प्रदेश के अंदर धांधली मचाई है। तो किस तरीके से एक दशक की जो सबसे बड़ी लूट है उसका खुलासा आप देखेंगे। परत दर परत यह खुलासा होगा और उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर कैसे एक कार्यदायी संस्था लेट लतीफी के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबाट करती रही और उसके बाद स्थितियां ये कि एक तो आम आदमी की जो टैक्स है उसका जो पैसा है उसकी लूट हुई और विकास की जो परियोजनाएं थी वो सिरे नहीं चढ़ सकी, उनका बंटाधार हुआ और उसका जो सीधा खामियाजा है वो जाहिर बात है कि फिर आम जनता को भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें बहुत से ऐसे काम हैं जो किस कार्यदायी संस्था के द्वारा किए जाते हैं और वो किस तरीके से हो रहे हैं, उसका निर्माण कार्य कैसे हुआ है, कैसे उसमें लेट लतीफी हो रही है, कैसे इस लेट लतीफी के नाम पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लटकाया गया और उसके बाद जो भारी पैसे का गोलमाल है वो इसमें हुआ और हर जिले में करोड़ों रुपए का काम, लेकिन कहीं पर भी ये पूरा नजर नहीं आ रहा। चाहे स्कूल कॉलेज हो, सड़क हो, बस अड्डा हो, ये तमाम ऐसे काम हैं जो कि इस कार्यदायी संस्था के हवाले थे, लेकिन सूबे के हर जिले के अंदर लगभग इसी प्रकार की स्थिति है और लेट लतीफी किस तरीके से इन कामों के अंदर की गई और उसके बाद सीएनडीएस ने जो गड़बड़झाला किया है आज उसका खुलासा आप देखेंगे। ग्राउंड जीरो से जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे सहयोगी भी आपको बताएंगे कि कैसे ये कार्यदायी संस्था लापरवाही, भ्रष्टाचार, हीला हवाली और सरकारी पैसों का दुरुपयोग करती रही और एक दशक की अब तक की सबसे बड़ी लूट जिसका खुलासा आज इंडिया न्यूज करने वाला है। तो जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएनडीएस की कोताही और धांधली के आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लखनऊ, बरेली, रायपुर में संस्था की तरफ से कामों में लापरवाही बरती गई। उत्तर प्रदेश में विकास की राह इतनी आसान नहीं है। ये खंडहर नुमा इमारतें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार के दीमक ने इन्हें तबाह कर रखा है। करोड़ों रुपए की योजनाओं का हश्र किस तरीके से हुआ है। ये तस्वीरें लखनऊ मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर मलिहाबाद की हैं। जल निगम की कार्यदायी संस्था डायरेक्टरेट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज यानी सीएनडीएस को यहां आईटीआई भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित किए गए। यहां काम तो शुरू हुआ लेकिन बाद में बजट के अभाव में बंद हो गया। इस दौरान धनराशि खत्म होने की ना तो कोई वजह बताई गई और ना ही कभी डिमांड की गई। अब जांच में यहां वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। उसका नजारा हम दिखाते हैं। एक आईटीआई बिल्डिंग, ये आईटीआई मलिहाबाद का आईटीआई है जो लखनऊ के बेहद करीब है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पैसा अवमुक्त हुआ था आईटीआई बिल्डिंग बनाने के लिए, बताया जा रहा अभी भी 25% काम बचा हुआ है जबकि पैसा खत्म हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या बचा है तो एक तो बाउंड्री वॉल आपको यहाँ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं भी अतिक्रमण होने की संभावना साफ तौर पे आशंका दिखती है। आप देख सकते हैं जंगल में घिरा हुआ ये आईटीआई है। दूसरी बात, यहाँ क्लासरूम तो बन गए लेकिन ना तो सर्वेंट क्वार्टर बना ना स्टाफ क्वार्टर बना, यानी कि जो अध्यापक यहाँ पर आएंगे वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे पढ़ाएंगे, जो स्टाफ होगा वो कैसे यहाँ काम करेगा। तो ना तो यहाँ बाउंड्री वॉल बन पाई, ना स्टाफ रूम बन पाया और ना ही सर्वेंट रूम बन पाया और ना ही लैब बन पाई। यानी क्लासरूम तो है लेकिन लैब नहीं है। तो आखिरकार जो स्टूडेंट यहाँ सीखेंगे और जो टीचर यहाँ सिखाएंगे उनके लिए यहाँ लैब की व्यवस्था अभी तक की नहीं हो पाई है। तो ये साफ बताता है कि जो सीएनडीएस जिसको ये पूरा काम मिला हुआ था उसने किस तरीके से अगंभीरता से ये काम करवाया। उसने ये भी बताया कि किस तरीके से करप्शन जो है और वित्तीय अनियमितताएं किस तरीके से हमारे विभागों में पैबस्त हो चुकी है। उसका नज़ारा भी यही है आईटीआई जो कि मलिहाबाद में है, लखनऊ से थोड़ी दूर। तब सवाल ये उठता है कि सीएनडीएस को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन क्या यहाँ का अधूरा काम कभी पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पूरा होना है तो उसमें पैसा और लगना है। पैसा जो आया था वो खत्म हो चुका है लेकिन काम अभी भी बाकी है। तो क्या ये माना जाए कि जो आईटीआई के मलिहाबाद की जो बिल्डिंग है क्या करप्शन का जीता जागता स्मारक है। बरेली में भी हालात जुदा नहीं है। 2006 से ये कंपनी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में लंबित परियोजनाओं के लिए पैसे ले रही थी।
बरेली में भी ITI समेत कई निर्माण कार्यों में धांधली की शिकायत मिली। तय वक्त के बाद काफी वक्त बीत जाने पर यह काम अधूरा ही रहा। जैसा हमने समाचार पत्रों से हमें भी अवगत हुआ है कि CNDS को ब्लैकलिस्ट किया गया है। CNDS जनपद में हमारी MSDP योजना के अंतर्गत 3 ITI बना रही है। गवर्नमेंट ITI बहेड़ी, गवर्नमेंट ITI मीरगंज, गवर्नमेंट ITI रिछा एट फरीदपुर। इसमें बजट की प्रॉब्लम है। जितना पैसा सैंक्शन हुआ था CNDS को मिला था, उन्होंने उतनी ITI बना दी है और रिवाइज एस्टीमेट उनका गया हुआ है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी लेटर लिख के गया हुआ है, लेकिन बजट अभी न मिलने के कारण कार्य बंद है। CNDS की धांधली के मकड़जाल की एक परत रामपुर में भी खुलती दिखाई दे रही है। यहां सैदनगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग्स में तकरीबन 70% काम हो पाया, जबकि चमरोहा के छात्रावास में काम महज 25% ही हो पाया है। काफी पैसा खर्च करने के बाद भी हालात ये हैं कि ये जगह जुआरियों नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज सैदनगर के अंदर की हम तस्वीर दिखाएंगे, जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सीधे मैं स्कूल कैंपस के अंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखेंगे कि यहां पर सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, यानी कि स्कूल की दीवारों को आप देख सकते हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये सारा का सारा छूट रहा है। दरवाजे भी ये पूरी तरह से टूट गए हैं, आप देखें। और लोगों ने उस कैंपस को, स्कूल की क्लास को शौचालय बना रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश की है। सारी दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पर किसी ने शौच किया है। और सामने की तस्वीर और हैरान करने वाली है, स्थानीय लोगों ने इस इमारत में जानवर भी बांध रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी लापरवाही भी सामने से देखी जा रही है। और जिस कंपनी ने इस स्कूल कंप्लीट करने का जिम्मा लिया था, कहा यह जा रहा है कि सारा का सारा पैसा उस कंपनी ने उठाकर के खर्च कर लिया, लेकिन इस इमारत का पूरी तरह से अभी पूरा नहीं किया। इन जगहों पर न सिर्फ बिल्डिंगें अधर में लटकी हैं, बल्कि अधर में विकास योजनाएं, असंख्य लोगों की उम्मीदें और छात्रों के सपने भी प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दबदबा उत्तर प्रदेश में आपने देखा है और देखने को मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और दूसरे प्रोजेक्ट में धांधली की बात सामने आते ही सरकार ने कार्यदायी संस्था CNDS को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन संस्था पर यूपी के कई जगहों पर विकास योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन CNDS पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी अब लगे हैं। जल निगम से जुड़ी कार्यदायी संस्था CNDS के खिलाफ प्रोजेक्ट्स में अनियमितता बरतने और धांधली का आरोप लगा है। आरोपों के मद्देनजर CNDS को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत कई जिलों में कार्यदायी संस्था को प्रोजेक्ट मिले, लेकिन अधिकांश में काम वक्त पर पूरा नहीं किया गया और साथ ही भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा। अब हम आपको बताते हैं कि वे कौन से अहम बातें हैं जिनके आधार पर CNDS को ब्लैकलिस्ट किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत CNDS को अलग अलग परियोजनाओं के लिए 1,11,473.30 लाख रुपए दिए गए, लेकिन अधिकांश का काम पूरा नहीं हो पाया। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 696 परियोजनाओं के लिए 25,825.71 लाख रुपए दिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट्स अधूरे रहे। प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग न करके CNDS ने काफी पैसा अपने पास ही रखा। कार्यदायी संस्था CNDS की तरफ से प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बैंकों में खाते नहीं खोले गए। गुणवत्ता की जांच कराए जाने पर भी निर्माण का काम गुणवत्ता वाला नहीं था। पॉलिटेक्निक और ITI के उपकरणों की धनराशि संबंधित विभाग को नहीं दिए गए। धनराशि पर कार्यदायी संस्था ने ब्याज कमाए और इसकी जानकारी शासन को नहीं दी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा विद्यालय, ITI, पंचायत भवन निर्माण समेत कई विकास योजनाओं का जिम्मा
सीएनडीएस के पास था, लेकिन हर जगह लेट लतीफी और धांधली देखने को मिली। लिहाजा पिछले महीने अगस्त में जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और उससे आवंटित सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कि जल निगम की कार्यदायी संस्था किस तरीके से इसने जो पूरा गोलमाल है वो किया। हालांकि ये बात अलग है कि इसको ब्लैकलिस्ट जरूर किया, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा गोलमाल किया गया उससे सवाल ये खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, दरअसल उसमें चूक कहां हुई है। क्योंकि न सिर्फ एक निर्माण कार्य बल्कि आप देखिए अनगिनत निर्माण कार्य की जिम्मेदारी इस संस्था के ऊपर थी और न जाने कितने जिलों के अंदर जो तमाम निर्माण कार्य हैं या तो वो अधर में लटक गए हैं या फिर वो आधे अधूरे हैं। कुछ जो बने भी हैं वो गुणवत्ता पर जो खरे नहीं उतरते हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि हर तरफ जब इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हो तो फिर इस पर अंकुश और लगाम कैसे लगेंगे। अब देखिए सीएनडीएस पर आरोप यह है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए इनको करोड़ों रुपए दिए गए और ये जो करोड़ों रुपए इनके खाते में गए उसका जो इस्तेमाल है वो कैसा हुआ, ये ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं। 696 परियोजनाओं के लिए 25,825.71 करोड़ रुपए इनको आवंटित किए गए और उसके बाद इन परियोजनाओं का हाल क्या है वो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं। स्वीकृत धनराशि का काफी पैसा सीएनडीएस ने अपने पास रखा और प्रोजेक्ट के हिसाब से सीएनडीएस ने जो खाते हैं वो नहीं खोले। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से पूरा गोलमाल हुआ है, सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी उसको कैसे देखा और समझा जाए और खासतौर से ये जो पूरे गोलमाल की खबर अब सामने आई है इस पर आगे क्या एक्शन होता है और कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बातचीत करेंगे खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं कि सीएनडीएस ने दरअसल ये पूरा जो घोटाला है वो कैसे किया है, ये पूरा गोलमाल हुआ कैसे, और आप भी चूंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, असल स्थिति वहां पर भी आपने क्या देखी? देखिए की हम बात करें, कोर्ट की हम बात करें तो वहाँ जहाँ जहाँ भी गए अधूरा निर्माण देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ शासन को और ब्लैकलिस्ट कर दिया सीएनडीएस। इसके बाद सीएनडीएस के तमाम बड़े आला अधिकारियों से हमने बात की, कैमरे के सामने कोई नहीं आया, लेकिन सबने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पैसा देर से रिलीज हुआ उसकी वजह से एक काम लटका है। अगर पैसा टाइम पर रिलीज हो गया होता तो हम अपना काम सही समय पूरा करते। जितनों का पैसा सही समय पर रिलीज हुआ हमने उतनों का काम किया, जिसका रिलीज नहीं हुआ हमने उसका काम नहीं किया। हमने बकायदा रिवाइज एस्टीमेट भेजा लेकिन उस पर जवाब नहीं मिला। यानी कि दो विभागों के आपस में झगड़े में पूरा मामला फंस गया। लेकिन क्योंकि सीएनडीएस को एजेंसी थी, नोडल एजेंसी थी, उसको पूरा काम कराना था, वो करा नहीं पाई। ये भी एक सच है। हालांकि आला अधिकारी बिल्कुल कहते हैं कि वो सही समय पर पैसा नहीं मिला, देर से जो बजट है अवमुक्त हुआ, जो राशि थी। उनका ये भी कहना था कि 2010 में उनका प्रोजेक्ट आता है, 2012 में पैसा अवमुक्त होता है। तो अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है जो विभाग कार्यदायी संस्था था वो क्या कर रही थी, पैसा देर से क्यों आया, सीएनडीएस ने कहाँ शिकायत की, सब बातें हैं। रिप्रेजेंटेशन मांगा क्या, उन्होंने दे दिया। हालांकि सीएनडीएस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो सीएनडीएस के अधिकारी वही कहते हैं कि बहुत जल्दी ब्लैकलिस्ट हटा दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला मामला बहुत सीधा से बताते हैं कि मामला ये है जनाब कि एक प्रोजेक्ट आता है, एक विभाग को प्रोजेक्ट दिया जाता है, विभाग अपना बजट भेजता है, सब कुछ होता है, उसका पैसा नहीं पहुंचता है। जो पैसा पहुंचता है वो लतीफाशाही में चला जाता है, यानी कि लेन लतीफाशाही जो होता है उसमें चला जाता है। यानी कि अगर आपको 100 रुपये मिलना था, आपको 50 रुपये मिला तो आपने काम किया 40 रुपये का, ये भी सामने आया है। लेकिन क्योंकि जहाँ जहाँ काम पूरा नहीं हुआ वहाँ जिलाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी थे उन्होंने बकायदा रिपोर्ट बनाकर उस पर भेजा कि इतना पैसा है, इतना काम हुआ, इतना काम नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ थी? अगर हम सीएनडीएस की बात माने, जिनका ये कहना है कि उनको पैसा सही समय पर नहीं मिला, तो लोग जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, डायरेक्टर हैं, उन पर जिम्मेदारी बनती है। उनका क्या जवाब होता है? ये जवाब हमने उनको जब जानने की कोशिश करी तो उन्होंने हमसे बात करना ही गवारा नहीं समझा। ये सब बताता है कि सिस्टम किस तरीके से टेक ऑफ ग्रांटेड सरकार की धनराशि को लेकर हो गया है। यानी कि पैसे कोई प्रोजेक्ट आता है उसके लिए बजट अवमुक्त शासन स्तर से किया जाता है, लेकिन वो सही जगह पैसा पहुंचता नहीं है। ये है पूरा मामला। यानी ये बताता है जो सिस्टम है जिसके दम पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ना खाऊंगा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार करूंगा, वो पूरा सिस्टम ही सड़गल चुका है।
ये बताता है कि जब पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है काम नहीं होगा। ये पूरी एक चेन थी, चेन ब्रेक हो गई। बिल्कुल। चलिए खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस बीच कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय भी करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। आप विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका बहुत स्वागत। और अनीस अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। अनीस अंसारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय खैरा जी, बहुत जल्दी से आपके पास आ जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात आप लोग पहले दिन से कह रहे हैं, जब से आप लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो आप लोगों की बात लगता है सुनने को तैयार नहीं होता। बार बार इस तरीके के घटनाक्रम या इस तरीके के घोटालों का खुलना, संस्था को ब्लैकलिस्ट तक करने पर जाना किस ओर तस्दीक कर रहा है? क्या यह माना जाए कि सिस्टम को जो सही करने की कोशिश आप लोग कर रहे थे वो दरअसल हो नहीं पाया है? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ये 70 साल से व्याप्त हैं। जब से योगी जी ने कार्यभार संभाला है मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के, तब से उन्होंने एक नारा दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। जो नारा दिया था उसमें वो काफी हद तक सफल हुए हैं और पूरी तरह सफल होने में के राह पर हैं इस समय। हर रोज हर समय जैसे ही उनके सामने कोई भी बात आती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, चाहे IAS हो चाहे IPS हो। अभी आपने पीछे देखा होगा 6 SP के खिलाफ एक्शन लिया गया है, प्रयागराज वाले को, उसके बाद महोबा वाले को, SP को। 1 मिनट भी टॉलरेट करते ही नहीं है योगी साहब, उनकी नजर में आया नहीं और एक्शन हुआ नहीं, चाहे कितनी बड़ी बात हो। अब इसी की बात करें, CNDS की अगर हम बात करें, ये परियोजनाएं 696 परियोजनाएं एक दिन में तो उनको नहीं अलॉट हो गई, आवंटित अभी तो नहीं हो गई। 696 परियोजनाएं चल रही है उनकी। और एक उन्होंने एक तरीका अपना रखा था CNDS ने कि अपनी परियोजनाओं को लंबित करके धीरे धीरे उसमें समय खींचते जाते थे। समय खींचने के बाद वो उसका फिर खर्चा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज देते थे कि अब लागत बढ़ गई है, इसकी कीमत और दी जाए। इसी में वो फाइलें चलाते रहते थे। काम जो आप बता रहे सब स्टैंडर्ड हुआ, ये एक दूसरा अलग बात है। उसकी जांच, उसके एक अलग एक्सपर्ट्स होते हैं हर एक जगह, वो एक्सपर्ट्स उस पर जाएंगे, पूरी जांच करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन तुरंत एक्शन जो किया गया, पूरी की पूरी परियोजनाएं उनकी तुरंत कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई, अभियान में रख दी गई, तुरंत उनको हटा दिया गया। अब रहा सवाल ये दूसरा, आपका जो प्रश्न था वो भी बड़ा उचित था, ये पूछना कि इन परियोजनाओं का होगा क्या, इन प्रोजेक्ट्स का होगा क्या अगर आपने इनको तुरंत हटा दिया। तो उसका भी दूसरा तरीका, उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई है। नए टेंडर, नई कंपनियों को आमंत्रित करके तुरंत उनको दे दिए जाएंगे और जो लागत बढ़ेगी, जो खर्चा अब इस पर आएगा, वो इनसे वसूला जाएगा। नहीं विजय खैरा जी, देखिए ठीक है, अब तो आप सत्ता के अंदर हैं, तो आपको जो गलत है उसको सही भी करना है और जो सही चल रहा है उसको और बेहतर करना ही तो जिम्मेदारी आपकी। लेकिन अब ये जो सबसे बड़ा हो गया घोटाला या ये जो लूट खसोट हुई, भाई ये हो कैसे गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सवाल तो ये भी है ना विजय खैरा जी। ये सब जब जांच करेंगे तो जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी उसको बख्शा थोड़ी जाएगा। बख्शने का तो यहाँ कारोबार चल ही नहीं रहा। ये वो सरकारें नहीं है कि धीरे धीरे खींचते रहो, अफसरों को रखे रहो, भ्रष्ट हो चाहे कैसे हो। जिस तरह यहाँ नोएडा में रख लिया गया था उन यादव साहब को, बाद में कितना पकड़े गए, ये सब यहाँ नहीं चलता है। योगी राज में तो आया नहीं सामने और वो गया नहीं, चाहे कोई अफसर हो चाहे कुछ भी हो। अब रहा सवाल इसका, उसकी एक प्रक्रिया होती है। नहीं तो क्या होता है, आप तुरंत अगर एक्शन किसी चीज पर ले लो तो फिर न्यायालय में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वजह से मिल जाता है, जस्टिस की वजह से, प्राकृतिक जो नियम है, कानून है, उसके कारण उनको स्टे मिल जाता है। तो उसकी जांच, इंक्वायरी, पूरे एक्शन लेने के लिए अति आवश्यक है। हमको उस प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। लेकिन जो तुरंत कर सकते थे, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेना मामूली बात नहीं है। योगी जैसा मुख्यमंत्री ही ले सकता है। एकाएक पूरी की पूरी परियोजनाएं रद्द, उसको ब्लैकलिस्ट कर देना, ब्लैकलिस्ट करने के बाद चलिए अब आपको ये कार्रवाई तो खैर करनी है, लेकिन विवेक साइलस जी, भाई 696 परियोजनाएं हैं, खैरा जी की भी बात सही है कि 696 परियोजनाएं ऐसा तो नहीं किसी सरकार की हैं, इससे पूर्व में आप लोग भी सरकार चलाते रहिए, पूरा गोलमाल कैसे हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए आयुष जी, आपके टीवी ने भी ऊपर दिखा रहा है कि 1 दशक की सबसे बड़ी लूट, इतनी बड़ी लूट दशकों में नहीं हुई है। और ये पहला घोटाला नहीं है जो सामने आया। 69,000 जो शिक्षक घोटाला हुआ था वो भी सामने आया था, उसमें भी अरबों के लूट हुआ। और जो IPS अधिकारी उसको खुलासे पे कर रहा था, उसको क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उठा के प्रयागराज से ट्रांसफर कर दिया उसको। अभी खेरा साहब बोल रहे थे हम सब पे एक्शन लेते हैं,
आप बताइए उन्नाव वाला कांड जो हुआ था फिंगर वाला, उसमें सीबीआई ने एक आईएएस और 2 आईपीएस पे आरोप लगाया और साफ साफ आपने क्या एक्शन ले लिया? अभी ठीक एक है, आपके लेकिन एसपी साइलस जी आपने खुद कहा ना कि ऊपर हम लोग चला रहे हैं दशक का सबसे बड़ा घोटाला, तो भाई आप लोगों की भी तो सरकार थी, आप लोग ने भी क्या किया? क्यों नहीं आप लोगों के समय में खुला? क्योंकि 696 परियोजनाएं ऐसा नहीं किसी समय शुरू हो गई, न जाने कितने भवन ऐसे हैं जो कि बन के टूट के जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, तो ये आप लोग भी नहीं कर पाए। अब बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर के आप खैरा जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, आप लोगों ने भी क्या किया? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना साइलस जी। बिल्कुल पूछना चाहिए, पूछना भी चाहिए आपको, बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, अब आज हमारी सरकार नहीं है तो उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर हमारी सरकार में भी आपको लगता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भी ऐसा हुआ क्योंकि पीछे की भी कोई परियोजना थी, लेकिन हमारी सरकार होती तो आज इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं 25-25 हजार करोड़ का मामला जो है, इस तरह का मामला नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने आयु जी मुझे बोल लेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हम पे आरोप लगाया था कि हमने एक्सप्रेसवे में घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी ने हम पे आरोप लगाया था कि हमने रिवर फ्रंट पे भी घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह हम पे आरोप लगाए थे कि हमारी सरकार आएगी तो कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे, सारे घोटाले सामने आएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज तीसरा साल मतलब चौथा साल खत्म होने को आ रहा है, तो भैया आपने इंक्वायरी बैठाई, सब कुछ किया, कितनों को आपने पकड़ लिया? कौन सा घोटाला? खैरा जी से एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं अनीस अंसारी जी के भी पास आऊंगा। खैरा जी देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने भी चर्चा की शुरुआत में ये कहा कि इतनी सारी परियोजनाएं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के समय की, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अब साइलस जी कह रहे हैं कि भाई सरकार सत्ता तो आप लोग चला रहे हैं ना, खुलासा किया तो कार्रवाई इसके ऊपर करिए, और अगर वो लोग जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और ये जिन 2-3 संस्थाओं के अंदर मिलकर के ये पूरा गोलमाल हुआ है, उससे संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की है इस पूरे प्रकरण में लेकर के, इसको भी बताइए खैरा जी। ये तो बताया ना आपने, ये ढकने का काम 5 साल जो इन्होंने किया है, इन्हीं संस्थाओं को इन्होंने पाला है, पोसा है। 5 साल तक एक एक्शन किसी के ऊपर लिया हो तो बता दें, इतिहास में बता दें ये मुझे कि सपा पार्टी ने किसके खिलाफ एक्शन लिया था, कितने अफसरों के खिलाफ लिया, किस संस्थाओं के खिलाफ लिया, कितने करप्शन पकड़े। लेकिन खैरा जी इतना बड़ा घोटाला होता रहा, खैरा जी इतना बड़ा गोलमाल हो गया, आपके संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो सब क्या कर रहे थे? आपके संबंधित विभाग के मंत्री क्या कर रहे थे? सवाल तो ये आपसे भी पूछा जाएगा ना। वो तो चले गए सत्ता से बाहर, वो तो सत्ता से बाहर चले गए। सत्ता जनता ने आपको इसलिए दी कि आपके जो विभाग के मंत्री होंगे वो बेहतर काम करके दिखाएंगे, लेकिन वो भी 3.5-4 साल होने को आ गया। अब अगर खुलासा हो रहा है तो मान के ये चला जाए कि आपके विभाग के जो मंत्री थे वो आंखें बंद करे बैठे थे या उनको जानकारी ही नहीं थी। जाने के बाद, इनकी सत्ता से जाने के बाद जितनी चीजें ढकी गई थी 5 साल में, उन ढकी चीजों को उबारने में, उनको निकालने में समय तो लगना है। ये तो है नहीं कि 6 महीने में एक फाइल में पकड़ में आ जाएगी। इन्होंने तो सारे भ्रष्ट अफसर थे उनको। अरे खैरा जी मुझे लगता है समय लगते लगते ऐसा ना हो जाए कि अगला चुनाव आ जाए। भाई ये तो 5 साल के अंदर ये गोलमाल हो रहा है, घोटाला हो रहा है। मंत्री क्यों होते हैं? मंत्री क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं ना कि उस विभाग की देखरेख वो कर रहे हैं, उनके अंडर में अधिकारी काम कर रहे हैं। अब अगर 4 साल लग जाएं ये पता लगाने में कि ये कार्यदायी संस्था कैसे काम कर रही थी, तो भाई आप में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता है। आप भी उतना ही लेट लतीफ हैं। मैं खाली एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जी। स्कॉटलैंड की पुलिस सबसे ज्यादा मशहूर है, वहाँ भी क्राइम होते हैं, उसी दिन नहीं पकड़ा जाता है। अमेरिका की पुलिस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वहाँ भी क्राइम होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। इसी तरह से अगर ये क्राइम पहले से चल रहे थे, एक दिन में पकड़ना सारे क्राइम का संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पकड़ाई में आ रहे हैं, जहाँ कोशिश की जा रही है, जहाँ भी मिलता है थोड़ा सा भी, तो ठीक है विजय खैरा जी, लेकिन वहां पर भी भाई 4-4 साल नहीं लगते हैं, थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए ना। और फिर मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये पूछा जाएगा। अनीस अंसारी जी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस गोलमाल को मुझे जरा समझा पाएंगे कि कैसे ये होता रहा? और इसमें तो सारी सरकारों की भी भाई जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ था। इतने सारे भवन जो हम लोग दिखा रहे हैं जो खंडहर अवस्था में पहुंच गए, वो तो पूर्ववर्ती सरकारों की भी जिम्मेदारी उसमें तय होनी चाहिए। ये कैसे हो जाता है और किस तरीके से चलता है ये पूरा गोलमाल, थोड़ा अगर आप बता पाए। ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें बड़े घपले होते हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे, इनमें 3 लोग पार्टी होते हैं। एक तो मंत्री जी होते हैं महकमे के, एक उसके जो बड़े अफसर होते हैं, चाहे वो एमडी हो या चेयरमैन हो, और तीसरा ठेकेदार होता है, बड़े ठेकेदार होते हैं। अगर इन तीनों के खिलाफ सरकारें जुर्म साबित होने के बाद कड़ी सजा दें तो इसको रोका जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि अफसरों को तो पकड़ लिया जाता है,
क्योंकि फाइलें वही लोग चलाते हैं, उन्हीं के दस्तखत होते हैं। लेकिन मंत्रियों को और ठेकेदारों को आमतौर से सरकारें नज़रअंदाज करती हैं। तो अगर सरकारें 1 आउट ऑफ 3 पार्टीज़ के ख़िलाफ़ काम करती रहेंगी तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये चलता रहेगा किसी न किसी शक्ल में। अगर मजबूत पॉलिटिकल विल हो गवर्नमेंट की कि हमें करप्शन को दूर करना है, तो उनको मिनिस्टर को भी, ऐसे बड़े केसेस में मिनिस्टर को भी हटाना चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR वाला होना चाहिए। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 10 सालों में एक आध केसेस में जहां हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की, उनको छोड़ के किसी भी मामले में मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो या ठेकेदार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती हो। छोटी मोटी वार्निंग दे देना या उसे जुर्माना ले लेना, वसूली कर लेना, ये छोटे हैं। वो भेज बदल के कोई और कंपनी फ्लोट करके उसमें फिर दोबारा आ जाती वही पार्टी। ये रुपए के खेल में कोई एक आदमी नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें कम से कम 3 बड़ी पार्टियां होती हैं, मिनिस्टर, ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और ठेकेदार। तीनों के खिलाफ कार्रवाई अगर की जाए तो रोका जा सकता है। चलिए अंसारी जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं लूंगा विजय खैरा जी से भी और विवेक साइलस जी भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं इसका जरूर जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच एक और खुलासा अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि जल निगम से जुड़ी कार्यदायी संस्था CNDS पर घोटाले के आरोप बहुत व्यापक हैं और प्रदेश के कई जिलों में संस्था के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मिले हुए थे। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स की लागत भी अलग अलग थी, लेकिन बजाय उनका काम सही करने के और समय पर करने के, कार्यदायी संस्था ने लेट लतीफी की आड़ में बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको गाजियाबाद और मेरठ में हुए घपले का पर्दाफाश करने वाले हैं। CNDS के ब्लैकलिस्ट होने के बाद गाजियाबाद और मेरठ में भी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव के लिए जो राशि आवंटित की गई थी, उसमें बड़े स्तर पर बंदरबाट का आरोप है। दरअसल 13वें वित्त आयोग के तहत STP प्लांट को ठीक करवाने का काम दिया गया था, लेकिन तय वक्त बीत जाने के काफी बाद भी काम पूरा नहीं किया गया और न ही उसे निगम को हैंडओवर किया गया। अब इस धांधली को लेकर गाजियाबाद के पार्षद राजेंद्र त्यागी का आरोप है कि जांच के नाम पर अधिकारियों ने महज खानापूर्ति की और मामले को दबा दिया। डूंडाहेड़ा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित गाजियाबाद जोन के 15 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट संचालन हेतु और सीवर के रखरखाव हेतु हैंडओवर कर दिए गए। उनको हैंडओवर करने की जो इन्वेंटरी रिपोर्ट बनी है, उसमें भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, रिएक्टर और उनसे संबंधित तमाम मशीनरी डैमेज्ड कंडीशन में और रिपेयर मांगती है, साफ साफ लिखा है, जो दर्शाता है कि जिस कार्य के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान जल निगम CNDS को किया गया था, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ और पैसा जो है वो जलकल CNDS डिवीजन, नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार के बीच बंदरबाट हो गया। काम नहीं हुआ, रिएक्टर ठीक नहीं हुए और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनसे निकलने वाला जो सीवर ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकल रहा था, वो 3 गुना तक प्रदूषित हो गया। मेरठ में भी PM जन विकास कार्यक्रम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। यहाँ पर CNDS पर विकास कार्य योजनाओं में धांधली का आरोप है। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा तो CNDS में जो गड़बड़झाला हुआ उसके तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और गड़बड़झाला आपने देखा कि किस तरीके से लेट लतीफी के नाम पर यह होता रहा। तमाम जगहों पर जो निर्माण कार्य हैं वो भी आपने देखे कि कैसे गुणवत्ता से बिल्कुल नीचे हैं और उसके अलावा जो घोटाला हुआ है उसमें अब इस संस्था को ब्लैकलिस्ट तो जरूर किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो कार्यदायी संस्था है वो कैसे इतनी आसानी से ये जो पूरा गड़बड़झाला है उसको करती रही और विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी और ऐसे में अब इस पर आगे कार्रवाई क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सनुज हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सनुज, बहुत जल्दी से बताएं क्या कुछ देखने को मिला आपकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से CNDS ने पूरे प्रदेश में घोटाला किया है, इसी तरीके से मेरठ में राजकीय पॉलिटेक्निक बन रहा था। कई साल से उसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कछुआ गति तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है शायद कोई और गति पकड़ी हुई थी कि अब तक उसका निर्माण कार्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि CNDS जो काम कर रही थी, अब तक वो काम पूरा नहीं हुआ है।
करीब यहां पर जो मेरठ में राजकीय पॉलिटेक्निक था उसके लिए करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 4 करोड़ 30 लाख रुपए के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आने थे और जो 8 करोड़ रुपए है उस 8 करोड़ रुपए से उसका निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो खेल है, देखिए उसे समझाता हूं आपको। 2009 में इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2009 में जो रेट निर्धारित किए गए थे उसका जो वर्क ऑर्डर है वो 2013 में दिया गया, 2014 में काम शुरू हुआ। तो आप खुद सोचिए कि चाहे किसी भी मटेरियल की हम बात करें, जो रेट 2009 में थे क्या वो 2014 में रहेंगे? वो बढ़ चुके थे। दूसरी बात एक और आप समझिए कि अब 2020 आ गया है लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो गई है, जो हॉस्टल है वो बनकर तैयार हो गए हैं, जो ट्यूबवेल है, टंकी है वो जरूर पूरी हो गई है, लेकिन जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि बाउंड्री वॉल भी बननी है, गेट भी लगना है, साइड भी बननी है। अब ये सारा काम करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो 4 करोड़ रुपए है नहीं। सबसे बड़ी बात जो इसमें घपले घोटाले की निकल कर आ रही है वो ये है कि जब 2009 के रेट पर सारी चीजें सैंक्शन की गई थी, तो जब सीएनडीएस कंपनी काम कर रही थी तो कंपनी ने इस बात पर आवाज क्यों नहीं उठाई कि 2009 के रेट पर हम काम नहीं करेंगे? अब काम को बीच में छोड़ा जा रहा है। 4 करोड़ रुपए की मेरठ में डिमांड की जा रही है कि 4 करोड़ रुपए मिलेंगे उसके बाद हम काम करेंगे। अब तक कंपनी के अधिकारी कहां सो रहे थे? 2009 के रेट पर 2019 में और 2020 में काम किया जा रहा है, कैसे संभव है ये? अब जो बिल्डिंग है वो जर्जर नजर आ रही है, चारों तरफ जो घास और उसके एक तरीके से कह सकते हैं कि चारों तरफ जंगल नजर आ रहा है। जो बिल्डिंग है वो जर्जर होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में वो शुरू हो पाएगी। 4 करोड़ रुपए मिलेंगे नहीं, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। कब ये बिल्डिंग शुरू होगी? कब यहां पर जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने आएंगे? कब वो अपने सपने साकार करेंगे? कंपनी ने काम किया, 8 करोड़ रुपए की लागत की वो बात कर रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए का उन्होंने निर्माण कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा कि 2009 में जो 8 करोड़ रुपए का काम होना था क्या वो 2018-19 में हो सकता था? यह भी एक इस मामले में पूरा बहुत बड़ा झोल है। जब सीमेंट के, ईंट के, डस्ट, बदरपुर की अगर हम बात करें तो क्या रेट थे, आज क्या रेट है? सरिये की या किसी गाटर की बात करें उसके क्या रेट थे, आज क्या रेट है? आखिर कंपनी ने इतने लॉस में काम क्यों किया? जांच होनी चाहिए, ब्लैकलिस्टेड करने से काम नहीं चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सनत सलाल इस बातचीत के लिए। विजय खैरा जी देखिए, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ जो परत हैं वो तो खुल रही हैं, लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए इतना बड़ा जो गोलमाल है वो 3 लोगों के बिना संभव नहीं है। एक तो उन्होंने नाम लिया कि जो संबंधित विभाग का जो भी मिनिस्टर होगा उसकी जिम्मेदारी है, उस विभाग के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसकी जिम्मेदारी है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर या फिर वो संस्था जिसके पास ये काम है। इन तीनों ही के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई उचित तरीके से आप लोगों की तरफ से की गई? और अगर की गई होती तो मुझे लगता है कि 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। और अगर अभी भी ये हुआ है तो जो संबंधित विभाग के मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से? विजय खैरा जी। पहली बात तो मैं एक इस बात की बधाई आपको दे दूं आयुष जी, इंडिया न्यूज ने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी की है। अभी आपके जो रिपोर्टर बोल रहे थे उन्होंने एक एक बात साफ की है, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया है। काफी मेहनत की उन्होंने उस रिपोर्ट के ऊपर। अभी जो मेरठ से बोल रहे थे 2009 से लेके 2013 से लेके 2017 तक आज की स्थिति पर उन्होंने काफी बातें अभी बताई हैं। अब आप देखिए, मान के चलिए 2009 का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2013 तक मैं मान सकता हूँ, 14 तक कोई और सरकार थी, 12 तक। उसके बाद 5 साल तक इमीडिएटली जिस सरकार से हमने चार्ज लिया है वो सरकार तो 5 साल इन प्रोजेक्ट पे सोती ही रही ना पूरे उत्तर प्रदेश भर में। ये तो 1-2 जिले की बात आई है ना सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के 85 जिलों 80 जिलों में कहाँ कहाँ क्या हुआ है घोटाला। ये 5 साल तक उसको ढका गया, अच्छी तरह से ढक के रखा गया, कीमतें बढ़ाती गई, समय देते गए और कोई एक्शन हुआ ही नहीं उनके ऊपर। अब हमारा जब सवाल आता है तो हमें तो जैसे ही एक एक चीज का पता लगा, और आपको एक बात और बता दूं कि उस समय के जिसके पास ये जल विभाग था, ये सब था, वो मंत्री को अच्छी तरह से आप जानते हैं 80 के लगभग 80 भ्रष्ट केसेस चल रहे हैं, जमीन कब्जाने के, विश्वविद्यालय के, भर्ती के, कितनी फाइलों पे चल रहे हैं, जेल में भी हैं, जमानत भी उनकी नहीं हुई या ना कराई हो, जो भी हो, नहीं हो पाई अभी तक। इस तरह से वो मंत्री, भ्रष्ट मंत्री के पास ये विभाग रहा है और आपको मालूम है अच्छी तरह से कि वो सजा पाएंगे, अच्छी तरह से उनके आरोप साबित होते चले जा रहे हैं। मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन समझ ही गए होंगे आप। अब आप समझ लीजिएगा कि उनके पास ये विभाग था तो भ्रष्ट तो होना ही था और ढका गया अच्छी तरह से। जिस तरह भर्ती ढकी गई, जिस तरह प्रमोशन की फाइलें ढकी गई, इसको भी ढक के रखा गया समाजवादी पार्टी के शासन में।
अब जब समझ में आया है, हमारे एक एक करके जो भी पढ़ते हैं खुलती है और 1 मिनट में एक्शन लेते हैं। अगर मंत्री के समय में भी हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी के, तो उसको भी योगी साहब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल वो बात सामने तो आने दीजिए। ये तो सारे पास के दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं हमारे समय के। तो अब सवाल आया है, पर ये जितनी परियोजनाएं हैं 2009 से शुरू है, 2013 में, 2014 में, 8-8 साल तक मजा लेते रहे, क्रीम खाते रहे, मलाई लेते रहे, भ्रष्ट अफसरों को पालते रहे। चलिए साइलस जी से जवाब ले लेते हैं। साइलस जी, भाई देखिए घोटाले का खुलासा इनके समय में हो रहा है, सवाल तो इनसे है, लेकिन भाई पुरानी जो तमाम चीजें हैं उसके लिए जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। क्या ये माना जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय? देखिए आयुष जी, मैं विजय जी की बात, खेरा साहब की पूरी बात नहीं सुन पाया क्योंकि ऑडियो का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, कट गया था। लेकिन खेरा साहब से मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि ठीक है, सीएनडीएस में जो घोटाला हुआ आपने उसको उजागर किया, आप दूसरी सरकारों के पल्लुओं के पीछे छुपते थे, आज तो आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आप स्कॉटलैंड यार्ड को ले आए, आप मोसाद को ले आए, आप CIA को ले आए। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए जो बाल विकास पुष्टाहार में 38 करोड़ का फर्नीचर घोटाला हुआ है वो किसकी सरकार में हुआ है? आप लोग ने तो नमक तक को नहीं छोड़ा, नमक में घोटाला किया। धान खरीद में जो अभी घोटाला हुआ वो किस सरकार में हुआ है? बिजली में जो घोटाला हुआ वो किसकी सरकार में हुआ है? अरे मिड डे मील पे ही शर्म कर लेते, मिर्जापुर में नमक रोटी खरा के पैसा ले रहे थे, वो किसकी सरकार में हुआ है? और आप लोग ने तो पूरी हद पार कर दी। इस कोरोना की महामारी के समय में PPE किट और मास्क में भी आपने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया और यहाँ अपनी तारीफ कर नहीं दिया, पकड़ दिया, पकड़ नहीं लिया। कितनों के साथ सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आपकी बात आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। मिर्ची लगता है, यही हाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, यही हाल है इनका जरा सी उंगली उठाइए आयुष जी तो ये उछलने लगते हैं, ये तुरंत उछलने लगते हैं। नहीं विवेक जी, देखिए भाई अब पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं तो सब करेंगे, लेकिन साइलस जी मुझे ये बताइए ना, क्योंकि अगर जिस पर्टिकुलर घटनाक्रम का हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं उसमें तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी होगी ना फिर। और अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर उस समय भी इस तरीके की चीजें थी तो आप किस आधार पर फिर विजय खैरा जी के ऊपर आरोप लगाएंगे? मुझे ये बताइए ना, क्योंकि ये तो तमाम कार्य ऐसे हैं जो आप लोगों के समय आप लोगों को खोल देना चाहिए था इन सबको। क्या ये माना जाए कि उस समय संरक्षण मिल रहा था इसलिए इतना आसान था, ये गोलमाल हो गया पूरा? अच्छा सुन लीजिए आइए, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूं जो लोग भी इन्वॉल्व, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। खेरा साहब बोल दीजिए कि आजम शीघ्र होनी चाहिए, इस मंच से आप बोल दीजिए शीघ्र उसमें उन पे कार्रवाई करिए, उन अधिकारियों पे। अरे खैरा जी वो तो कह रहे हैं, खैरा जी वो तो कह रहे हैं जो शामिल है, खैरा जी, विजय खैरा जी वो कह रहे हैं जो शामिल हैं इसमें, जो शामिल है ऊपर से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक जो शामिल है, आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन खैरा जी भाई आपके भी तो मंत्री 4 साल तक, 5 साल, साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक उसी विभाग को देख रहे थे ना, कैसे 3.5-4 साल लग गया भाई? मैं आपसे पहले कह रहा हूँ विभाग में जानकारी करने के लिए समय लगता ही है। हम कितनी ढकी फाइलें होती है उनकी गहराई तक अगर एक सेकंड साहब, अगर तुरंत एक्शन ले लेते हैं तो फट से लोगों को स्टे मिल जाता है, इसलिए उसकी पूरी तैयारी करना पड़ती है, पूरी जांच करना पड़ती है, उसका हर स्वरूप को देखना पड़ता है। तो खैरा जी जीरो टॉलरेंस कह रहे थे तो 3.5 साल तक फिर हम मान लें कि जीरो टॉलरेंस कहाँ था? अब 3.5 साल के बाद आप कार्रवाई करने के स्तर पर आए, यहां से मानेंगे कि जीरो टॉलरेंस हुआ? 3.5 साल तक तो वो भी घपला और होता रहा ना उसी संस्था के द्वारा। वो 3.5 साल का हिसाब आपको देना होगा कि वो विभाग कैसे काम करता रहा। जिस विभाग में तुरंत पकड़ में आया उसमें 6 महीने में एक्शन हुआ, जिस विभाग में साल में समझ में आया साल में हुआ, जिस विभाग में आज समझ में आया उसकी पूरे रिकॉर्ड तैयार किए गए। जैसे आपके अभी रिपोर्टर इतनी मेहनत करके तैयार करके आए, 1 मिनट में तो हुआ नहीं होगा ना, इनको भी तैयारी का इसी तरीके से किसी के ऊपर जब केस बनाना होता है, जब कोई पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, वो हमेशा छूट जाता है, इसलिए उसके लिए वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह काम करना पड़ता है सरकार को। और जब पूरी जांचें इकट्ठी कर ली जाती हैं, फाइल इकट्ठी कर ली जाती है, तब तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। अगर ये एक्शन प्रीमेच्योर हो जाता है, मतलब कंप्लीट होने से पहले अगर कर दिया जाता है तो कोर्ट की शरण मिल जाती है इन लोगों को।
इसलिए आपको पता होगा भ्रष्ट आदमी को पकड़ने के लिए भी 2 प्रमाण करना पड़ते हैं, डिमांड मांगी है और पकड़ा भी जाए। 2 चीजें तैयार करने में पुलिस को कितनी मेहनत लगती है जब कोई नोट मांगता ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे और बताइए खैरा जी, आप तो बार बार कह रहे हैं कि चलिए आप उनसे बेहतर हैं क्योंकि आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यही संस्था, इसी के ऊपर आरोप ये थे कि हज हाउस भी इसको निर्माण कार्य करवाना था और हज हाउस का था तो निर्माण कार्य हुआ, उसके ऊपर जो जांच बैठी उसकी जो जांच रिपोर्ट सौंपनी थी वो भी, उसकी तारीख भी निकल गई, वो भी लैप्स हो गई, तो कार्रवाई कहां कर पा रहे हैं आप? पुराना प्रकरण बता रहा हूं मैं आपको खैरा जी, जी इसी से जुड़ा हुआ। आपने अभी यहाँ एक उदाहरण दिया था कि इसकी बाउंड्री वॉल के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, अभी आपने उदाहरण दिया था ना, 4 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। अब ये बताइए, पहले हम उस इंक्वायरी करें क्यों मांगे जा रहे हैं, 4 करोड़ दे के निर्माण कर दें ताकि 8 करोड़ और वो खा ले। तो अब इसकी विभाग की तैयारी करने में, जांच करने में ये 4 करोड़ रुपए की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों बाउंड्री वॉल नहीं बनी, इसमें समय लगता है उसकी गहराई तक और तह तक जाने के लिए, और इसलिए वाटर प्रूफ ऐसी तैयारी करते हैं ताकि भ्रष्ट अफसर भाग ना पाए, इसको ब्लैक लिस्ट या तो कोर्ट से ठीक है। देखिए खैरा जी, मुझे लगता है कि आप लोग हर चीज मिशन मोड में काम करते हैं, तो भाई ये भी थोड़ा जल्दी खुल जाना चाहिए था। बाकी समय क्या, अभी तो 1.5 साल और पड़ा हुआ है, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो जनता फैसला करेगी ना इस सारी बात का। अनीस अंसारी जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि दोनों पार्टियां देखिए आज बैठी हैं यहाँ पर, एक वो पार्टी है जो सत्ता में पहले रही, आज वो विपक्ष में है, आज एक पार्टी है जो कि सत्ता के अंदर, वो यही कह के आई कि भाई ये जो तमाम चीजें इसको हम खत्म करेंगे, 0 टॉलरेंस है हमारा। अब इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा किसकी, क्योंकि एक कह रहा है कि एक के समय में हुआ, दूसरा कह रहा है हमारे समय में हम कार्रवाई कर रहे हैं, भाई जिम्मेदारी किसकी है इसके अंदर, कौन ज्यादा जिम्मेदार है? अनीस अंसारी जी। देखिए, जिम्मेदारी तो जो सरकार इस वक्त है, जिसके पास इख्तियार है काम करने का, उसकी रहेगी। पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी, उनको देखना चाहिए था, लेकिन जनता तो आज जो इस वक्त जिसको चुना है जनता ने, उससे पूछेगी। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। ये जो बार बार मसला उठ रहा है कि रुपए की कमी पड़ गई, इसके पीछे एक बड़ा बहुत सोचा समझा तरीका होता है गवर्नमेंट की एजेंसीज में। होता क्या है कि जब ठेकेदार अपना हिस्सा काम का पूरा कर लेता है, पार्ट पेमेंट के लिए जाता है, तो जब तक पार्ट पेमेंट के वक्त वो भुगतान नहीं कर देता कमीशन का, तब तक वो फाइलें दबा दी जाती हैं, और वो बेचारा जितना दे सकता है वो देता है, नहीं देने पाता तो फिर उसकी फाइल दब जाती है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां उम्मीद से ज़्यादा ठेकेदारों से पैसे की मांग की जाती है अफसरों के माध्यम से, और जब वो भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी फाइलें दब जाती। धीरे धीरे वो इतना लंबा चक्कर हो जाता है कि उसकी कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं, लागत जो है कंस्ट्रक्शन की। तब वो ठेकेदार परेशान हो जाता है कि अब लागत इतनी बढ़ गई तो कैसे काम करें, तो वो अनमना हो जाता है, वो काम को ढील दे देता है। गवर्नमेंट में जब अफसरों के ऊपर मामला आता है तो उससे ऊपर भी मंत्री जी के लेवल पे यही प्रॉब्लम होती है कि फाइल जब जाती है अप्रूवल के लिए या क्लियर करना होता है तो मंत्री के ऑफिस से भी उसमें रुकावट आ जाती है, पहले पेमेंट करो। दोनों स्टेजेस पर, अफसरों के स्टेज पर, मंत्री के स्टेज पर फाइलें दबाई जाती हैं उन ठेकेदारों की जो पेमेंट नहीं करते। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए एक स्क्रू अकाउंट का सिस्टम होता है कि आपने पैसा एक मुश्त दे दिया एजेंसी को या मेजर पोर्शन दे दिया, ताकि बार बार भुगतान करने के लिए फाइलें ना आए। एक तो इस सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसकी जड़ जो है हमारे इलेक्शन सिस्टम में है। हमारा सिस्टम डिफेक्टिव ये है कि जो भी एमएलए या एमपी बनना चाहता है उसको काफ़ी पैसा खर्च करना होता है इलेक्शन के दौरान, और वो पैसा कहीं से उनके पास होता नहीं। तो जब वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन से कई बार ये बात उठी है कि जिन मंत्रियों के खिलाफ या जिन एमएलए के खिलाफ या जिन एमपीज के खिलाफ कोई क्राइम साबित हो गया और सीरियस, तो उसको इलेक्शन लड़ने से बाहर किया जाए। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को चाहिए, खासतौर से भारत सरकार को, कि सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज़ को मान ले कि जिस नेता के खिलाफ भी कोई मेजर क्राइम, पॉलिटिकल नहीं, सब्सटेंशियल क्राइम, आईपीसी के जो खराब ये होना चाहिए। लेकिन अनीस अंसारी जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद गाजियाबाद की रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हैं। अनीस जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। अनीस जी, मुझे ये बताइए कि ये जो जांच की बात हम लोग बार बार कहते हैं, तो जांच की बात में खैरा जी ये कह रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क ये रख रही है कि देखिए चूंकि अब इतना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट था, इसलिए जांच होने में भी टाइम लगता है, लेकिन क्या 3.5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा किसी भी जांच के लिए, या ये पहले खुल सकता था अगर चाहते, या विल पावर होती अगर सरकार के अंदर वाकई में चाहते विभाग के यहाँ ये खुले? नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम लेना। देखिए, बदकिस्मती ये है कि जितने भी महकमे जहाँ रुपए की ज्यादा डील होती है, वहाँ पर घूम फिर के ऐसे अफसरों की नियुक्ति कर दी जाती है जिनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। खाली बता रहा हूँ आपको, लोगों को पहले से पता होता है
कि इस आदमी की रेपुटेशन अच्छी नहीं, लेकिन वो घूम फिर के ऐसे ही लोगों को पोस्टिंग मिल जाती है बड़े महकमों, अच्छे महकमों में। तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अलायंस है करप्शन का, इसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बड़ी कमी आनी पाए। चाहे जो चलिए ठीक है, अब एक बहुत जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि हम लोगों ने आज जितनी भी रिपोर्ट्स दिखाई उसमें पूरा गोलमाल और गड़बड़ झाला सीधे तौर पर नजर आ रहा था। अब चूंकि आप गाजियाबाद में मौजूद है, वहां पर भी इस कंपनी की तरफ से कैसे गोलमाल किया गया, जरा समझाएं। देखिए, अगर मैं ये सीधे शब्दों में कहूं कि ये गोलमाल गाजियाबाद से ही शुरू हुआ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहला जो घोटाला इस कंपनी का शुरू हुआ वो गाजियाबाद में शुरू हुआ। डूंडा हेड़ा में एक प्रोजेक्ट है जल निगम का, जहां पर इसे ठेका दिया गया था और ये बताया गया कि 6 करोड़ से ज्यादा का ठेका दिया गया था। लेकिन उसमें से जब खर्च निकालने की बात आई कि कितना खर्च हुआ, 6 करोड़ मिल गया था, सोचिए उससे ज्यादा मिल गया था। जब खर्च निकालने की बात आई तो ये बताया गया कि मात्र 1 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ, बाकी का बंदरबाट हो गया। सीधे शब्दों में कहें बंदरबाट हो गया। तत्कालीन अधिकारियों पर भी आरोप है और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया, और ये तमाम जो स्टडी है वो किसी और ने नहीं निकलवाई, वो एक बीजेपी के पार्षद ने निकलवाई। उसके बाद ये सामने आया कि गाजियाबाद में ही एक महिला डिग्री कॉलेज भी, डासना में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का ठेका भी बनाने का इसी कंपनी के पास था, इसी ठेका कंपनी के पास। लेकिन 2014 में उसकी नींव रखी गई और उसका काम थोड़ा बहुत शुरू किया गया। सरकार की तरफ से तय वक्त पे रकम आ गई जो किस्तें आनी थी, लेकिन उसके बावजूद आज जब हम उस जगह पर गए तो हमने देखा वहां बड़ी बड़ी घास उग रही है। वहां पर बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ एक खंडर सा खड़ा कर दिया गया है, ना तो अंदर कोई सुविधा के नाम पर कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ कुछ पिलर्स और एक खंडर सा खड़ा कर दिया गया है। और क्योंकि 5 करोड़ का ये करीब का प्रोजेक्ट था, इसमें महिला डिग्री कॉलेज, गाजियाबाद में सिर्फ एक ही महिला डिग्री कॉलेज है। लोगों को आशा थी, उम्मीद थी महिलाओं को कि एक और महिला डिग्री कॉलेज बनेगा तो डासना के लोगों को, डासना की महिलाओं को, जो छात्राएं हैं उन्हें वहां पर शिक्षा मिलेगी। लेकिन सब कुछ इस घोटाले की बलि चढ़ गया, इस घोटाले की भेंट चढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा घोटाला गाजियाबाद में बिल्कुल बिल्कुल बड़ा घोटाला है। चलिए जतिन, फिलहाल मेरे पास समय नहीं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं, क्योंकि परत दर परत जब खुल रही है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अब बहुत जल्दी से जवाब देंगे विजय खैरा जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे थे, देखिए पूर्व IAS अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था, और कैसे हो गया भाई, ये सवाल तो बार बार रहेगा ना। विजय खैरा जी, आप ये समझिए 2009 में इस कंपनी के ठेके शुरू होते हैं, तब भाजपा सरकार नहीं थी पावर में। 2013 तक ये कंपनी बढ़ती है और बढ़ती जाती है, इसका जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता है, तब भाजपा सरकार नहीं थी। उसके बाद जब फली फूली पिछले 5 सालों में हजारों करोड़ों हजारों के इसके जो मिल गए हैं ठेके, वो सब किस शासनकाल में मिलते चले गए। अब जरा देखिएगा, फलती फूलती गई और मंत्री उसमें साथ था, वो मंत्री करप्शन के चार्जेस में भी फंसता चला गया है। अब 5 साल के बाद जो कितने साल से चल रहा था 12-13 साल का खेल इन लोगों का, उसको उजागर करने में जब हम वहां तक पहुंचे, ये तो नहीं था कि एक दिन हमें यही पता था कि हम इसमें चले जाएं और ढूंढ लें। जहां जहां खबरें आई, जैसे अब आज आपने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करी है, इससे और सहारा मिलेगा। अब फिर सरकार फिर एक्शन लेगी। हाँ, ढका ही हमने, वो 5 साल क्यों समाजवादी पार्टी ने ढक के रखा इसको, इन प्रोजेक्ट को? क्यों इनको पता नहीं लगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट 10 साल से चल रहे, करोड़ रुपए? ठीक है, 5 साल उन्होंने ढक के रखा और 3.5 साल, लगभग 4 साल हम मान के चलते हैं कि आपको उजागर करने में लग गया है। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे आप लोग, इसकी भी तो जवाबदेही आपसे ही रहेगी ना। ठीक है विजय खैरा जी, मैं आऊंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर एक फाइनल कमेंट में सबसे लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के परियोजना के तहत CNDS ने उन्नाव में बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य भी करवाया और इस कॉलेज को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया जाना था। लेकिन यहां भी बीते 8 सालों से सिर्फ निर्माण के नाम पर कॉलेज की इमारत का ढांचा खड़ा है। पीलीभीत में भी स्थिति इससे जुदा नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए। बिल्डिंग के नाम पर ईंट कंक्रीट का ये कंकाल पिछले 8 सालों के बाद भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सका। ये तस्वीरें उन्नाव में निर्माणाधीन बालिका डिग्री कॉलेज की हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत डिग्री कॉलेज बनाने का काम CNDS ने लिया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस कॉलेज में अभी तक काफी पैसा फूंक दिया गया, लेकिन कॉलेज अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया। दरअसल जब सरकार ने संस्था के कार्यों की जांच कराई तो इसमें बड़े स्तर पर धांधली की बात खुलकर सामने आई। आरोपों के मुताबिक सरकार की परियोजनाओं में निर्माण का काम करने की बजाय बजट का बड़ा हिस्सा डकात लिया जाता था।
अब उन्नाव में बालिका डिग्री कॉलेज का काम भी पिछले कई महीनों से बंद है, लेकिन करोड़ों की लागत खर्च होने के बाद भी ये इमारत सिर्फ अब खंडहर बनकर ही रह गई है। साफ साफ देखा जा सकता है कि सरकारी धन की बर्बादी किस हद तक की गई है। सीएनडीएस कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है प्रदेश सरकार ने, और ये जो संस्था है ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत उन्नाव में काम कर रही थी। और उन्नाव में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज बनाकर इसको तैयार करना था, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था। जो कि कार्यदायी संस्था सीएनडीएस है वो इसको बनाकर इसको तैयार करना था, और लगभग 8 सालों से यहाँ पे काम चल रहा था। और अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे काम बंद हुआ है। आरोप है कि जो संस्था है वो जो काम कर रही थी यहाँ पर, वो जो एस्टीमेट था उस आधार पे सरकार ने पूरा का पूरा बजट इस संस्था को दे दिया था, और संस्था ने पूरी तरीके से जो समयावधि थी उसमें काम नहीं किया। और ये भी आरोप है कि जो बजट जो इस बिल्डिंग को बनाने का जो एस्टीमेट था उसको रिवाइज किया जा रहा था और दोबारा उसका बजट मांगा जा रहा था, जिसको तो चलिए, हर तरफ गड़बड़झाले की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। चूंकि अब समय कम है इसलिए बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट लेंगे। विवेक साइलस जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि देखिए 8 साल 9 साल पिछले तमाम बातों का जिक्र इसमें लगातार हो रहा है। विवेक साइलस जी। जी देखिए आयुष जी, अभी आप ही के रिपोर्टर ने बताया कि गाजियाबाद में 6 करोड़ 40 लाख का जो प्रोजेक्ट था उसमें 1 करोड़ रुपए रिलीज हुए, बाकी 5 करोड़ 40 लाख रुपए डकार लिए गए। आप ही के रिपोर्ट में बताया गया कि एक एसटीपी का निर्माण हो रहा था, जिसमें एसटीपी का निर्माण तो नहीं हुआ और उसमें पता नहीं क्या धांधली हुई कि आज 3 गुना प्रदूषित पानी बह रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी को ठीक करने के लिए होता है, लेकिन आज 3 गुना प्रदूषित हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर जगह भ्रष्टाचार देख लीजिए, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार देख लीजिए, तो इससे ज्यादा जीता जागता सबूत क्या हो सकता है। आप बैठ के जितना मर्जी डिफेंड कर लीजिए अपने सरकार को, लेकिन ये एकदम साफ साफ है, आपकी रिपोर्ट बता रही है, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। अब विजय खैरा जी उसको माने ना माने, फिलहाल मैं यही कहूंगा कि पिछली सरकारों पे दोष डालना बंद करें। ठीक है, खैरा जी बताएं। खैरा जी देखिएगा, अभी आपके सामने बात आ रही है कि 8 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, माने सापा शासन में 5 साल तक सोते रहे, माने सापा शासन में बिल्डिंग खड़ी रही, माने सापा शासन में 5 साल इसको दबा के रखा, केस को उन्होंने किया ना, उसकी इंक्वायरी की ना कुछ किया कि क्यों 8 साल में इसमें क्या होता रहा। 12 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, 12 में शुरू हुआ, पूरे 5 साल इनके पास था ना प्रोजेक्ट, हमें तो इंक्वायरी का काम करना था। ठीक है, आप इंक्वायरी का काम कर रहे हैं। अनीस जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट आपसे भी। अनीस जी, क्या लग रहा है कि ये इंक्वायरी पहुंचेगी अपने अंतिम जो पड़ाव है वहां तक, और सही जो लोग दोषी हैं वो जाएंगे सलाखों के पीछे, या माना जाए और इंक्वायरी की तरह बस मान के चले इंक्वायरी है? नहीं, सरकार अगर मुख्यमंत्री जी और डिपार्टमेंट के मंत्री जी की अगर ये इच्छा होगी कि सज़ा दी जाए बदमाश अफसरों को, तो ज़रूर इंक्वायरी मुकम्मल होगी। लेकिन जब ये इंक्वायरी चलती रहेगी तो जो लोग असरदार हैं, ठेकेदार और जो असरदार अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं से जोर दबाव डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर कि मामले को स्लो डाउन कर लिया जाए और रफा दफा। और इसमें अल्टीमेटली फिर छोटे छोटे लोग जो नीचे होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके ऊपर बस थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी, ऊपर के अफसरों पे बहुत मुश्किल से सजा होती है। चलिए, अब देखते ही हैं कि इसमें आगे कार्रवाई होती क्या, और क्या ये भी जांच अपने अंजाम तक पहुंचती है या फिर नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सीएनडीएस में जो सबसे बड़ा गड़बड़झाला है वो आपने देखा है, लेकिन इस गड़बड़झाले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है ये आगे आने वाले भविष्य में ही तय होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।